नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है हमारा प्यारा सा, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट या ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने 2-3 वीडियो पहले बनाई है। ये वीडियो हमारी तीसरी या चौथी वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपवर्तन क्या है। एक एक चीज़ को आसानी से समझने के लिए, हमें एक एक चीज़ को आसान बनाने के लिए कुछ समय लगता है, और उसके बाद आपका बहुत समय बच जाता है, क्योंकि एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसके बाद बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जिससे वो लंबे समय तक याद रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। अपवर्तन अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन क्या है? या प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? हमने पीछे परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन में हमने ये चीज़ें देखी थी भी, जब भी प्रकाश आता है, ठीक है, किसी सतह से टकराता है और उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में थोड़ा अलग है, ठीक है ना। अपवर्तन में थोड़ा अलग है, वहाँ पे अपारदर्शी सतह से टकराता है तब वापस जाता है, यहाँ पे सतह पारदर्शी है। यानी यहाँ पर क्या कहना चाहता है, तो समझ लो बातों को, शब्दों पे ध्यान दो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसता है, या एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है ना, तब प्रकाश अपनी सीधी रेखा को छोड़ के, या अपनी किरण जो है वो वास्तविक से क्या हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है या मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो मुड़ना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं, ठीक है। तो ये लिख लो आप, पहले आप लिख ही लो यार। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है ना, विचलित हो जाती है। जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कुछ नहीं है भैया, ये बना दिया आपका, देखो ये चित्र ही बना देते हैं आपका। या ये बन गया आपका जल। क्या बन गया? मछली जल की रानी है, मगरमच्छ जल का राजा है ना, और हम सारी प्रजा हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना सुंदर नजर आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वाह, कितना सुंदर नजर आएगा। इतना सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे भी, आपकी सुंदरता भी इसके आगे फीकी रहेगी। ये प्रकाश है, वाह जी वाह। ये प्रकाश देने वाला सूर्य बेचारा, सूर्य की किरण आई यहाँ, ठीक है। अब जब यहाँ किरण आई तो ये क्या हो गया? सरफेस हो गया। यहाँ से लो वगैरह सब समझा दूंगा मैं। ये तल हो गया इसका, ये क्या हो गया? तल हो गया। अब ये किरण देखो, अगर ये पारदर्शी है, पानी है, मैं ये कह दूं वायु है, आप कहोगे ये तो वायु है, और ये क्या है? ये जल है, तो आप भी कहोगे ये जल है। जल का ऐसे चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो जब वायु से जल में घुसेगी तो क्या होगा? वायु से जल में घुसेगी। अब इस किरण को क्या जाना था? इस किरण को अगर ये मान लो, अगर ऐसे जाती, क्या हो जाता? ऐसे चली जाती, आगे ऐसे चली जाती। लेकिन इसने ऐसे न जाके ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और गई कहाँ? यहाँ गई। और जानी कहाँ थी? यहाँ जानी थी। तो इस बैंड होने को यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इस लाइन को आगे ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई आने वाली किरण, आपतित किरण,
आपतित किरण हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, 90 डिग्री का सतह के साथ कोण बना रहा है, अभिलंब हो गया। देखो अब सारी बातें समझा देंगे 1 मिनट में आपको, ऐसे समझा देंगे। ये हो गई अपवर्तित सतह, ठीक है। प्लेन हो गया ये हमारा, ये अभिलंब है, ये आगे जा रहा है। ये सीधी किरण जानी थी, लेकिन ये किरण अपवर्तित होने के बाद है, तो आप कहोगे अपवर्तित किरण। वहाँ परावर्तित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण, ये अभिलंब। और अभिलंब क्या होता है आपको पता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, सतह के साथ। और ये क्या हो गई, सतह। ये वायु है, यानी वायु क्या है जी, एक माध्यम है प्रकाश का, और ये भी क्या है, दूसरा माध्यम है। तो यहाँ पे लिख लो माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2, ठीक है। बस इस बात को समझना है आपको, और कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बस आप शांति करिए, ठीक है। ब्लैक हो गया था बीच में, पता नहीं क्या हो गया था, है ना। तो देखो प्रकाश की किरण, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको भी, जो प्रकाश की किरण ना समझने की कोशिश करो। फिजिक्स ऐसी है, एक बार समझ ली तो यहाँ से अनेक क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा मैं आपको, अनेक क्वेश्चन बनेंगे और उनके क्वेश्चन के आंसर आप झपाझप दे दोगे, ठीक है ना। उसका कारण यही है भी, आप कंसेप्ट समझ लो बस। फिजिक्स है क्या यार, कंसेप्ट ही तो है। एक फार्मूला कोई भी है, जैसे बल है, बल के सारे क्वेश्चन एक फार्मूला याद कर लो, फार्मूले के ऊपर बेस है सारे के सारे। अगर आपने दबाव याद करना है, प्रेशर याद करना है, तो उससे बल प्रेशर का एक फार्मूला याद कर लो, बाकी सारे एनर्जी का फार्मूला याद करो, बाकी सारे हर चीज़ जितने भी उससे क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे आपके एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आते हैं। आप डर जाते हो, न्यूमेरिकल है ही नहीं वो नॉर्मल, वो न्यूमेरिकल रियल में न्यूमेरिकल ही नहीं है, वो एक बस आपको डराने के लिए है। एक फार्मूला है, उसमें पुट करोगे सारे के आंसर दे पाओगे, ठीक। यहाँ से ये समझोगे, इसके आंसर आप अपने आप दे पाओगे। देखो मैंने क्या कहा है भी, जब प्रकाश की किरण है ना, आपतित किरण जो है, यानी प्रकाश की किरण आने वाली, से आने वाली किरण आपतित किरण होती है। और आगे जो है वो अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है तो अपवर्तित है, परावर्तन के बारे में पूछ रहा है तो परावर्तित है। अगर इधर से इधर चला जाती तो परावर्तित थी, लेकिन ये इधर गई है, इधर जाने कहाँ थी, यहाँ जानी थी, यानी माध्यम एक ये माध्यम है, दूसरा माध्यम है। तो मैंने कहा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रवेश करती है, तो रास्ते से विचलित हो जाती है। यानी रास्ता कौन सा था, ये था, लेकिन ये विचलित होकर इधर आ गई, मतलब उधर भी जा सकती है, उसका कारण बताऊंगा, लेकिन ये इधर आ गई, तो क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, मुड़ गई, बैंड हो गई, विचलित हो गई अपने रास्ते से। तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तित सतह यानी जल है, जल का ऊपर वाला सरफेस जो है, यानी तल जो है, उसको क्या बोल दिया हमने, क्योंकि यहाँ तो वायु है और यहाँ क्या हो गया, जल हो गया, यानी माध्यम अलग अलग हो गए, इस माध्यम में घुसेगी और बीच का जो तल है ना, उसको अपवर्तित सतह बोल देते हैं यहाँ पर, है ना। तो वायु और जल दो माध्यम हो गए, क्लियर है। इसलिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये कोण है ना, आपने देखा भी, यहाँ पे जो कोण है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, ठीक है, यानी आपतित कोण बोलेंगे, ठीक है, आपतित कोण बोलेंगे। और ये कोण जो बनेगा अभिलंब के साथ, ये कोण बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल बोल देंगे, परावर्तित कोण, ठीक है ना। यानी ये कोण कौन सा कोण है, तो आप कहोगे जी आपतित कोण है, आपतित कोण है, ठीक है। और ये कोण कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपवर्तित कोण है, अपवर्तित कोण है ये, ठीक है, ये कोण है अपवर्तित कोण। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये क्या, देखो कई बार ये कोण दे देता है, क्योंकि ये दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो उस बात पे फिर जाएंगे अपन। तो अपवर्तन, ये अपवर्तन के कारण क्या है, देखो एक चीज़ बताओ, इसके उदाहरण समझ लो, उसके बाद आप इसको स्नेल लो क्या है, इसके नियम क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। कैसे अपवर्तन होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। माध्यम एक से दूसरा, संघन माध्यम, विरल, सब पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ से आपको याद क्या करनी है, देखो
अब जब कोई चीज़ यहाँ रखी है, मान लो यहाँ रखी है, तो इस हिसाब से दिखाई अपनी आँख को यहाँ देनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। यानी कोई चीज़ डूबी हुई नज़र ज़्यादा आती है, या कुछ उठा हुआ नज़र आता है, ठीक है, सिक्का टेढ़ा नज़र आता है, तो वो सारे के सारे, क्योंकि सिक्का हमें तो इस लाइन पे दिखना चाहिए था, लेकिन दिख यहाँ पे रहा है, ठीक है। ये फिर काला काला सा हो गया भैया, क्या हो गया, ठीक है। तो ये वायु से जल में गई, मतलब कोई भी माध्यम चेंज होता है तो आपने देखा भी यार, 2-3 बार डिस्टर्ब हो गए आप, सॉरी उसके लिए, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, है ना, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित, अपवर्तित किरण हमने पढ़ ली, ठीक है। अपवर्तित के लिए आपको ज़रूरी है भी माध्यम 2 होने चाहिए, जब पारदर्शी माध्यम होगा तभी ये अपवर्तन हो पाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं, आपसे जो पूछे जाते हैं, क्या क्या उदाहरण है। जैसे आपको दिखाई देता है जल में सिक्के का उठा हुआ नजर आना, जल में सिक्के का उठा हुआ नजर आना, उठा हुआ नजर आता है, होता नहीं, नजर आना, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। पेंसिल, जल में पेंसिल, जल में पेंसिल मुड़ी हुई नजर आना, मुड़ी हुई या टूटी हुई नजर आना, ठीक है। क्योंकि हमें देख यहाँ रहे होते हैं और पेंसिल दिख कहाँ रही होती है, यहाँ दिख रही होती है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमें टूटी हुई नज़र आती है, अभी टूट गई है ऐसा नज़र आता है, ठीक है। कुएं का गहरा दिखाई देना, कुएं का गहरा दिखाई देना, सूर्य उदय व सूर्य अस्त का आभास होना, का आभास होना, ठीक है। और लिखना चाहो तो और लिख लो, मछली का ऊपर दिखाई देना, जल में मछली जो होती है, रियल जो होती है उसकी डेप्थ होती है या गहराई होती है, उससे ऊपर दिखाई देती है। आप कह सकते हो स्विमिंग पूल का आभासी गहराई, स्विमिंग पूल या स्विमिंग पूल ही लिख लो, स्विमिंग पूल की आभासी गहराई। और आप पैर डुबो के देखना, पानी के अंदर पैर डुबोते हो ना, तो पैर भी आपके उठे हुए ऐसे ऐसे तैरते हुए से नज़र आते हैं, तो वो भी किसके कारण आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको आभास होता है, कोई चीज़ रियल में नहीं होती। यानी आपको कुछ कह दिया, जो चीज़ है उससे ज़्यादा गहरी दिखाई दे रही है तो अपवर्तन के कारण, जो चीज़ है उससे कम गहरी दिखाई दे रही है तो अपवर्तन के कारण है, ठीक है। कोई चीज़ रियल में, कोई मतलब कुआं है जैसे, वो कम समुंदर है, या आपको जैसे स्विमिंग पूल है उसके अंदर भी आपने देखा होगा रियल जो गहराई होती है उससे अलग वो दिखाई देती है। जब आप सिक्का डालते हो तो वो हमें उठा हुआ नज़र आता है, भी पानी से ऊपर उठा हुआ है। पैर आप डालते हो, पैर भी ऐसे तैरते हुए नज़र आते हैं, आपके टिके होते हैं लेकिन आपको तैरते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। पेंसिल डालते हो, पेंसिल क्या हो जाती है, इधर से ऐसे जैसे टूटी है, क्योंकि वो अपवर्तन हो गया। देखना वहाँ चाहिए था, दिख यहाँ रहा है, दिखना कहाँ चाहिए था, जहाँ पर पेंसिल थी वहाँ था, ये सही थी, लेकिन वो है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण चीज़ें मुड़ जाती है और चीज़ रियल ना दिखा के उस चीज़ का दूसरी जगह देखना हमें आभास होता है। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी चाल से जो उसकी है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, अपनी रास्ते से विचलित हो जाता है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है जी, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश के साथ क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या गुण के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं या कौन सी चीज़ें नहीं बदलती। तो आपको एक बात बता दूं मैं, प्रकाश का जो रंग है ना, रंग में कोई बदलाव नहीं आता, ये लिख लेना, रंग में कोई बदलाव नहीं आता, नो चेंजेस इन कलर, कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। रंग में बदलाव नहीं आता, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता,
नहीं आता है। आवृत्ति भी सेम रहती है, पहले जो आवृत्ति थी प्रकाश की, यहाँ पे आवृत्ति थी, वही आवृत्ति यहाँ पे है। जो प्रकाश की आवृत्ति या कोई रंग प्रकाश के जो थे वही यहाँ पे है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, चाल बदल जाती है। चाल बदलने से पहले आप याद रख लो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तरंग दैर्घ्य बोल देते हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है। और अगर तरंग दैर्घ्य बदल जाती है तो आपको ये भी पता है प्रकाश की चाल बदल जाएगी। प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है ना, यानी प्रकाश की चाल बदल जाती है। ये आपने कहाँ से पढ़ा है जी? आपने पढ़ा है जी, प्रकाश की जो चाल है, मान लो ऐसे लिख देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। ठीक है, लेमडा का मतलब ये क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को बताता है, यानी वेवलेंथ को बताता है। तो चाल बदलेगी, यानी फ्रीक्वेंसी के अंदर तो इसने लिख दिया कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव। तो जब तरंग दैर्घ्य बदलेगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगी तो चाल बदलेगी नहीं बदलेगी, क्योंकि गुणनफल है। जो मैं कह दूं प्रकाश पहले किस चाल से चल रहा था, मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य थी 500। ठीक, अब 500 25,000 आ गया, मान लो 25,000 किलोमीटर या मीटर, कोई भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये चेंज नहीं होगी, मान लो तो 50 तो ये सेम की सेम रहेगी, और चाल बदल गए, तरंग दैर्घ्य 400 हो गई मान लो, तो कितनी आ गई? उत्तर कितना आएगा? 20,000। तो यानी ये चाल बदली या नहीं बदली? तो आप कहोगे जी बदल गई, और यहाँ पे जी थी ये बदल, तो क्योंकि एक चीज़ को तो बदलना पड़ेगा ना, चाल बदलने के लिए एक चीज़ को तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चाल बदलती है तब तरंग दैर्घ्य बदलेगा, तो चाल बदलेगी। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, तो आप साथ साथ में ये याद कर सकते हो, तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाता है? बदल जाती है। क्या हो जाता है? बदल जाती है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और पढ़ना है, हमें एक एग्जाम्पल और पढ़ना है। एग्जाम्पल क्या? वो चीज़ पढ़नी है, क्योंकि आप संगन और विरल माध्यम से अगर परिचित हो जाते हो तो उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना, यहाँ से अपवर्तन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी जब, अरे कुछ भी याद तो नहीं करना है ना यार। ठीक है, एक याद करना है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, और तरंग दैर्घ्य बदलती है तो आपको पता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हो, प्रकाश की चाल में तरंग दैर्घ्य जब बदलेगी तो चाल बदलेगी, नॉर्मल सी बात है। और चाल बदलने के कारण ही तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर देखा जाए तो प्रकाश का अपवर्तन वो होता है, वो चाल बदलने के कारण होता है। ठीक है, और डिपेंड किस पे करता है वो भी मैं बात बताऊंगा, किस पे आधारित होता है। 3 चीज़ें हैं जिस पे आधारित होता है प्रकाश, उसके कारण अपवर्तन होगा। ठीक है ना, अपवर्तन में चेंजेज आएंगे। दूसरा चित्र बना लेता हूँ मैं, एक बार दूसरा चित्र बना लेता हूँ मैं। ठीक, ये मान लो जल है, मैं उल्टा बनाता हूँ इसको, पहले जल हम ऊपर बनाया था, ये जल है। जल है तो कल है, ठीक, जल है तो कल है, नहीं तो कल नहीं होगा भैया, क्योंकि जल की हमें बहुत आवश्यकता है, जल की हमें बहुत आवश्यकता है। ये मैंने तल बना दिया। अब ये मैंने जल बना दिया, क्या बनाया मैंने? जल बनाया, मैंने जल बनाया। और ये क्या बना दी मैंने? वायु बना दी। उल्टा बना दिया, मान लो पहले प्रकाश की वायु से जल में घुस रही थी, अब जल से वायु में घुसाएंगे आप। मान लो यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है जो प्रकाश दे रहा है, ये यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये कौन सी किरण हो गई? जल में आपतित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। ठीक है, और आपतित किरण अब वायु में घुसेगी, मान लो वायु में घुसेगी, तो ये बना दिया मैंने अभिलंब, यानी ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण। इसको क्या बता दिया मैंने? अभिलंब। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, जल से वायु में तो घुस सकती है ना, जल से कांच में घुस सकती है, जल से हीरे में घुस सकती है, वायु से हीरे में, हीरे से वायु में, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब, और ये क्या है? वायु है। ठीक है, वायु को हमने कुछ नहीं बनाया। अब प्रकाश की किरण अगर सीधी जाती तो कहाँ जानी चाहिए थी? यहाँ जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये चली कहाँ गई? यहाँ पे चली गई। तो ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। दोनों में फर्क आया नहीं आया? अपवर्तित किरण है, उधर अभिलंब के पास गई थी, ये अभिलंब से दूर गई है। ठीक है, और ये जो कोण है, इस कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण बोलेंगे, अपवर्तित
कोण बोलेंगे, ठीक है। और ये कोण कौन सा होगा, तो आपतित कोण होगा। क्या होगा, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगी इस बात को। अगर ये बात अगर क्लियर हो जाती है आपकी, तो यहाँ पर माध्यम यहाँ पे भी दो है तो अपवर्तन होगा ही होगा। माध्यम एक है और माध्यम क्या है, दो है। दोनों माध्यम में क्या फ़र्क रहा, दोनों माध्यम में क्या फ़र्क रहा, देखो कारण क्या था। यहाँ पर आई छोटा है, आई से आर, आई बड़ा है, आर छोटा है। वायु से जब जल में जा रही, जल से जब वायु में जा रही है तो आई छोटा हो जाता है और आर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी यहाँ पर ये समझनी है, जब कोई माध्यम जल से वायु में घुसती है, जल से माध्यम बताऊंगा मैं, जल क्या है, कौन सा माध्यम है, और वायु कौन सा माध्यम। जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाती है, जो तरंग क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। और जब वायु से जल में जाती है तो अभिलंब के अपवर्तित किरण क्या आ जाती है, पास आ जाती है। दोनों का कारण है, कारण क्या है, जब मतलब अणु जो होते हैं, अणु आपने देखा होगा, मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे अणु है, अगर ये अणु दूर दूर हैं तो वो क्या होता है, उसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। दूर दूर है तो घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कम होता है तो उसको क्या होता है, घनत्व कम होता है, ये पता है आपको, ठीक है। अगर ज़्यादा पास है तो कम जगह में ज़्यादा अणु आ जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, फिर घनत्व ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जिसका घनत्व ज़्यादा होता है और जिसका घनत्व कम होता है, ठीक है। आप ये बताओ, प्रकाश को यहाँ से गुजरने में ज़्यादा परेशानी होगी या यहाँ से गुजरने में। आपको मैं कह दूँ, एक तो जंगल है और जंगल के अंदर खुले खुले पेड़ हैं, तो खुले खुले पेड़ में आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, या जंगल ज़्यादा घना है, नज़दीक पेड़ है, वहाँ से चलने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपने देखा भी जहाँ खुले खुले पेड़ होंगे वहाँ से हम स्पीड से जा सकते हैं, और जहाँ पर घना जंगल होगा यानी पेड़ नज़दीक हो, हटा के चलना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी। यानी चाल हमारी कहाँ कम होगी, तो चाल हमारी घने जंगल में कम होगी, और चाल हमारी ज़्यादा कहाँ होगी, खुले जंगल में होगी। उसी प्रकार यहाँ अगर घनत्व ज़्यादा है तो चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की कम हो जाएगी, और घनत्व यहाँ कम है तो क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जाएगी। यानी घनत्व के हिसाब से मान लो आप, ठीक है, या जिसको हम डेंसर माध्यम कहते हैं, घनत्व ज़्यादा घनत्व वाला, ठीक है, रेयर यानी कम घनत्व वाला, या स्पीड या स्लो मीडियम बोल देते हैं। क्लियर हुई बात। तो जब घनत्व कम किसका है तो आप कहोगे वायु में, और घनत्व ज़्यादा किसका है, जल का। दोनों को कंपेयर करें तो किसका, वायु का ज़्यादा है, वायु का कम है और जल का घनत्व ज़्यादा है। तो प्रकाश को यहाँ चाल ज़्यादा होगी, यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घनत्व ज़्यादा यानी जंगल घना तो चाल कम, ठीक है। घनत्व कम यानी जंगल खुला तो आप क्या कहोगे, चाल ज़्यादा। ऐसे याद कर सकते हो इस बात को, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से आया, घने जंगल से निकला, घने जंगल से यानी बहुत ज़्यादा पेड़ थे, वहाँ से निकला, वहाँ चाल कम थी, ठीक है। जैसे ये खुले जंगल में आएगा, यानी आप घने जंगल से खुले जंगल में जाते हो तो क्या हो जाएगा, चाल आपकी बढ़ जाएगी। तो वही बात है, जल से जब वायु में जाता है तो चाल बढ़ जाती है। और ये पता भी आपको, यानी निर्वात में कुछ नहीं, सबसे स्पीड से चलता है प्रकाश। वायु में आता है थोड़ा कम, जल में आता है उससे कम, कांच में आता है उससे कम, क्योंकि वो घनत्व उनका बढ़ता जाता है, ठीक है। हीरे में सबसे ज़्यादा घनत्व है, हीरे का मतलब सबसे कठोरतम पदार्थ है वो, उसमें सबसे कम प्रकाश की चाल होती है। सोच रहे हो, समझ रहे हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो इस बात को समझना है, ठीक। अब आपको मैं कह दूं, दोनों याद कर लो। यहाँ पे आई आर क्या है, आई आर, मैं इसको साफ करूँगा, मेरे को चाहिए जगह। अब क्या कहता है वो, ये पूछता है अपवर्तन में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम दो, एक तो होता है संगन माध्यम, डेंसर संगन माध्यम, और एक लिखते हैं हम वीरल माध्यम। आपने दोनों शब्द सुने, आपने अगर पढ़ा है तो ज़रूर पढ़े होंगे ये शब्द, वीरल माध्यम। संगन माध्यम का मतलब यहाँ पे सीधा ले लो, जिसका घनत्व ज़्यादा, और वीरल का मतलब रेयर यानी जिसका घनत्व कम। समझने के लिए आपको ये किया जाए,
ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा जिसका घनत्व कम, यानी दोनों माध्यम जब हम लेंगे प्रकाश का अपवर्तन करवाएंगे मान लो, और दो जब माध्यम लेंगे तो दोनों माध्यम में जिसका घनत्व कम होगा उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, संगन माध्यम बोलेंगे। यहाँ अगर वायु और जल की बात करें तो इसमें संगन माध्यम कौन सा है, तो संगन यानी घना, संगन यहाँ पे याद करोगे यानी घना, घना का मतलब घनत्व घना, घना मतलब ज़्यादा, ठीक है, जो ज़्यादा पास पास अणु वाला होता है ना, मॉलिक्यूल ज़्यादा, बहुत कम स्पेस जिसके बीच में होता है, क्लियर। तो वायु और जल की बात करें तो इनमें से घनत्व किसका ज़्यादा है, तो आपको पता है जी घनत्व जल का ज़्यादा है, तो संगन माध्यम कौन सा है जी, जल संगन माध्यम है इन दोनों के कंपेयर में। और विरल माध्यम कौन सा है, तो आप कहोगे जी वायु विरल माध्यम है यहाँ से, ठीक है। विरल माध्यम का मतलब परमानेंट जलवायु नहीं है, ठीक है ना, विरल और संगन जलवायु का कोई चक्कर नहीं है, वो आप माध्यम पे डिपेंड करेगा, माध्यम कौन से दो ले रहे हो, ठीक है, माध्यम कौन से ले रहे हो। मैं कह दूँ कांच और जल, कांच और जल आपने लिया, यानी ग्लास लिया आपने और वाटर लिया, उससे करवाया जो, तो वाटर क्या है, वाटर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो आपने एक कांच लिया और एक आपने जल लिया, अब देखो जब कांच से जल में जाएगी या जल से कांच में जाएगी तो इनमें से घना कौन सा है, तो कांच का ज़्यादा घनत्व होता है, तो ये संगन माध्यम हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। दो के कंपेयर की बात करें आप, जिस दो की बात कर रहे हैं, दो माध्यम ले रहे हैं उनका, यानी कांच क्या यहाँ संगन है, पहले जल संगन था, किसके कंपेयर में, वायु के, अब कांच के कंपेयर के अंदर जल विरल हो गया, ठीक है ना, तो दोनों में चाल का फर्क पड़ेगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। और दोनों माध्यम में मान लो जो संगन माध्यम है उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, किसकी तुलना में, विरल माध्यम में। तो यहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी खुला खुला चलता है, क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, संगन माध्यम का मतलब फिर बता देता हूँ, जिसका घनत्व दो माध्यम में, दोनों माध्यम में से जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो संगन माध्यम कहलाता है, और जिसका घनत्व दोनों में से कम होता है वो विरल माध्यम कहलाता है। दोनों में से दो का जब कंपेयर करते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्रकाश इतना लिखो, संगन माध्यम से, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश के साथ क्या होता है, विरल माध्यम में जाता है, में प्रवेश करता है तो क्या होता है प्रकाश के साथ, संगन से जब विरल में जाता है, संगन से यानी संगन से जब विरल में जाता है, यानी मैंने उल्टा बनाऊँ, मैं उल्टा करूँ मान लो इसको, जल से जब वायु में जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो संगन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, और प्रकाश की चाल बढ़ने का मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, ठीक है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल में ही फर्क आएगा ना, मैंने कहा था, बाकी चीज़ तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी आप घने जंगल से मान लो विरल यानी खुले जंगल में जा रहे हो तो आप भागोगे, ठीक है ना, यानी भागोगे यानी चाल बढ़ जाएगी, यानी संगन से जब विरल में जाओगे तो चाल बढ़ जाती है प्रकाश की भी, क्लियर हुआ बात, ठीक है। और प्रकाश की चाल जब बढ़ती है जब तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, क्योंकि गुणनफल फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है उसका जो मल्टीपल है, ठीक है ना, उसका, उसे तो हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसका उल्टा हो जाता है, जब प्रकाश की चाल, जब प्रकाश विरल माध्यम में, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाता है, संगन माध्यम में जाता है, में प्रवेश करता है, तो चाल, अब विरल यानी कम खुले जंगल से आप घने जंगल में जाओगे तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो वही तो है, विरल माध्यम से संगन माध्यम में चाल घट जाती है, चाल घट जाती है, और चाल घटने का कारण क्या है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है, तरंग दैर्घ्य
दे दे, घट जाती है, बस ये होगा। बाकी रंग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये बात थी, ठीक है। और क्या होता है और बताता हूँ मैं आपको, एक एक एग्जांपल और देते हैं आप यहाँ से। यहाँ पर याद रखना है आपको, मैंने फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जब संघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, और जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रही है। कंफ्यूज होंगे पक्के, 2 बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 बार देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स है भाई, ठीक। हलवा तो है नहीं जो 1 मिनट में आ जाएगा समझ में, टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, प्यार से पढ़ोगे मज़ा आएगा बस। क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तब पड़ेगा क्योंकि आपको पेपर देना है, और पेपर देना है तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं तो वो करने पड़ेंगे, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, उसको समझना है, समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो चाल बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। बाकी रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो चाल घट जाती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य घट जाती है, ठीक है। रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। एक बात और याद कर लेना, जब संघन माध्यम में विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या दूर चली जाती है, इस बात को करना। यानी संघन माध्यम से विरल तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। लास्ट में सारी क्लियर करवा दूंगा मैं, आप एक बार कंफ्यूज हो बस जितना होना। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। और जब ये कौन सा माध्यम है, विरल है, और ये कौन सा है, संघन। यानी विरल से संघन में जाती है तो अभिलंब की ओर आ जाती है। देखो मैंने किरण जानी यहाँ थी, झुकी कहाँ है, इधर की ओर है। तो आप कहोगे जी विरल से जब संघन में जाती है तो प्रकाश की अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, की ओर झुक जाती है। ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद करो। मान लो संघन माध्यम क्या है, संघन माध्यम घना माध्यम, घना यानी ज़्यादा। अब जब ज़्यादा माध्यम होगा तो आप बताओ, जैसे कोई बेल है, मान लो एक तो खाली गाड़ी लेके जा रहा है और उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया, बेल भी तो झुक जाता है बेचारा, और है ना। आप पे बोझ डाल दें, आप पे बोझ डाल दें मान लो, तो बोझ आप सीधे जा रहे हो एक तो ऐसे चौड़े होके, और आप पे बोझ डाल दे, आप भी ऐसे ही झुकोगे ना। तो प्रकाश पे क्या पड़ा है, संघन माध्यम में जाएगा, यानी अणुओं का बोझ पड़ गया बेचारे पे ना, अणुओं का बोझ पड़ गया तो वो क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगर संघन और विरल माध्यम आपको समझ में आ गया तो बाकी बातें समझ में आएगी। संघन विरल माध्यम समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। संघन यानी घना, घना का मतलब घनत्व ज़्यादा है, यानी अणु पास हैं, और घनत्व ज़्यादा उसका होता है जो जितना पास होगा। जैसे हवा का घनत्व कम है, वायु जल का, और बर्फ़ का क्या है, आप बर्फ़ का बताइए। जैसे पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, उसका घनत्व और ज़्यादा होता है, जल का थोड़ा वायु से ज़्यादा है। तरल पदार्थ है क्योंकि जल, और तरल से ठोस का ज़्यादा है, ठीक है। कांच में बता दूँ तो जल के मुकाबले में घना कौन है, कांच है। ये बातें समझ नहीं आपको ना, तो ये बात थी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ये जल बना दूँ मैं, एक बार जल बना दूँ, एक बार जल बना दूँ, एक बार जल बना दूँ मैं, जल 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 जल, ठीक है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाती है यार, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो ना, फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं हो, और कमेंट नहीं करते हो तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी वीडियो देख ही नहीं रहा है। ये जल था, जल क्या है, और ये क्या है, वायु है। तो वायु से जल में जाएगी ना, तो ये अभिलंब बना दिया मैंने। अभिलंब जानी कहाँ थी, यहाँ पे ये किरण जानी थी, कहाँ जानी थी, यहाँ, लेकिन ये गई कहाँ, ये हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई तो ये दूर चली जाती है। तो क्या हो गई, अभिलंब से दूर चली गई, अभिलंब से, और ठीक है, अभिलंब से क्या होगी, दूर चली गई। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, और
आपतित कोण, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ये बात भी लिख लेना। ठीक है, जब विरल से संगन में जाती है तो झुकती है, यानी अभिलंब की ओर आती है, तो आई जो है क्या हो जाता है, बड़ा होता है किससे, फिर आर से, ये बात भी लिख लेना। ठीक है, ये भी काम आ जाएगा आपका, क्योंकि अब इधर आएगी तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि यहाँ जाता है तो बराबर होता है, इससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से दूर जाएगी, या दूर जाएगी तो ये कौन बड़ा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। आई किससे बड़ा है, आई से क्या बड़ा है, ये कौन बड़ा हो जाएगा, दूर जा रही है। तो कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना, मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। जितने कन्फ्यूज़ होगे फिजिक्स उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये था आपका अपवर्तन। क्या था, अपवर्तन। तो एक अपवर्तनांक भी पढ़ लेते हैं आप, स्नेल नियम भी पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ना लगे गए तो इतना पढ़े हैं। तो स्नेल नियम क्या है, नियम छोड़ो, दो परावर्तन के, अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, जैसे परावर्तन में था आपतित किरण, आपतित किरण आने वाली किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अपवर्तित होकर जो जा रही है वो किरण, वह अभिलंब, अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ठीक है ना, एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं, एक ही। देखो यार सब कुछ ही तो है, आपतित ये तल है, अभिलंब का ये तल है, और अपवर्तित का ये तल है। तो ये एक ही तल पे तीनों होंगे तब अपवर्तन संभव है ना। अभिलंब कहीं बना दिया जाए, अपवर्तित किरण कहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक ही तल पे है, कुछ बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 होता है इसका स्नेल नियम। ठीक है, ये क्या कहता है, ठीक है, ये क्या कहता है, स्नेल लॉ क्या कहता है। देखो थोड़ा पानी ले लेता हूँ। स्नेल नियम कहता है भी जब हम प्रकाश की किरण जब अपवर्तन होता है तो उसके चाल पर निर्भर करता है। वो क्या करता है, या चाल क्या करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, चाल क्या करती है, माध्यम पे निर्भर करती है। यानी उसके जो कोण हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके, तरंग दैर्घ्य का अनुपात जो है और उसके कोणों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से वो बताता है, हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है। तो ये क्या कह रहा है, देखो साइन आई, ठीक है, बाय साइन आर किसके हैं, तो आप ये कह सकते हो ये लैम्डा के रेशो के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, लैम्डा के रेशो के बराबर होते हैं। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है, यानी ये आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल आप लिख लेना आगे, प्रकाश की एक माध्यम में चाल, ठीक है, और प्रकाश के दूसरे माध्यम में चाल जो होता है उसका रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी जो लैम्डा तरंग दैर्घ्य जितनी बदलेगी उतनी ही चाल में परिवर्तन आएगा और उतना ही कोण के अंदर परिवर्तन आएगा। तो ये इससे हमें क्या होता है, इससे हमें अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या बताता है स्नेल लॉ, वैसे तो अपवर्तनांक के बारे में बताता है, लेकिन ये क्या बताता है, दो माध्यम के बीच में उसके सापेक्ष कितना क्या है, अपवर्तन हुआ है। उसके सापेक्ष का मतलब, जैसे मैं कह दूं वायु और जल के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक है, यानी वायु और जल से कितना मतलब घना है, किस प्रकार से है, यानी दोनों का सापेक्ष का मतलब एक दूसरे के रिलेटिव कितना अपवर्तनांक हुआ है, ये बताता है स्नेल लॉ। ठीक है ना, भी इस माध्यम में और इस माध्यम में कितना फ़र्क है,
क्लियर है। इस माध्यम में कितना फ़र्क है, इससे ये माध्यम कितना घना है, इस माध्यम से ये माध्यम कितना घना है, इससे हमें पता चलता है आपतित कोण से और परावर्तित कोण से। यानी एक आपतित कोण बटे परावर्तित कोण, आपतित कोण बटे परावर्तित कोण, यानी माध्यम इसका अपवर्तित आपतित कोण और माध्यम इसका क्या हो गया, परावर्तित कोण। यानी चाल एक माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम में लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य, एक माध्यम में तरंग दैर्घ्य, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य, एक माध्यम में तरंग दैर्घ्य, ये रेशो क्या होता है, बराबर होता है। रेशो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये स्नेल्स लॉ बताता है, ठीक है ना। यहाँ पे n वगैरह भी लिखा होता है, n2 n1, ठीक है ना। और वो थोड़ा सा इसको सोल्व करने में फिर फर्क आता है, तो बस इतना ही लिखो आप। इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं हम, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या है, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, या अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या है, और ये कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपवर्तनांक होता है वैसे नॉर्मल निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल से। किससे करेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल से जब उसको भाग करते हैं तो उस माध्यम का क्या आ जाता है, अपवर्तनांक आ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे को कह दिया जाए आपको जल का अपवर्तनांक कितना है, तो मैं कह दूंगा जल का अपवर्तनांक कितना है। तो जल का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और मुझे पता होना चाहिए जल में प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है ना। तो पहले ये लिख लो आप। अब यहाँ पे जल का निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल निकालनी है हमें, या ज्ञात होनी चाहिए। दूसरा हमें जल में प्रकाश की चाल ज्ञात होनी चाहिए, और ये मैंने बताई भी है, जल में प्रकाश की चाल। तो किसका अपवर्तनांक आ जाएगा, जल का आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और जल में कितनी होती है, तो जल में होती है 25% कम, 25% कम यानी 25 या 75, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब इसको काट लो आप, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच गया क्या, 2 ऊपर लगा देंगे, 225 लिख देंगे नीचे, क्योंकि ये पॉइंट में था। अब आपको काटना है 25 एकम 25 दूनी 50, छोड़ दो आप, ठीक है। 15 15 कितना होता है, चलो छोड़ दो। 5 × 30, 5 × 20, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, 5 × 9 = 45, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 4/3 आ गया। 4/3 को भाग करेंगे, 3 एकम 3 बच गया, 1 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9। तो ये होता है जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। यानी निर्वात में प्रकाश के चाल ऊपर रखेंगे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है तो उस माध्यम की चाल हम नीचे रखेंगे, तो उस वस्तु या किसका क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा। और इसे रिलेट करके मैं कुछ चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, निर्वात में हम मैक्सिमम चाल होती है, और हीरे में क्या होती है, सबसे कम चाल होती है। यानी जहाँ चाल ज़्यादा है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। चाल ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा, और जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये बात भी आपको देख लेनी है। मैंने फिर बता देता हूँ, निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है, और निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और सबसे कम चाल कहाँ पे होती है, तो हीरे में होती है। हीरे में क्या होती है, सबसे कम चाल होती है डायमंड के अंदर, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, सबसे कम चाल होती है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, और सबसे ज़्यादा कम अपवर्तनांक किसका है।
तो आप बताओ, मैं इसको इससे भाग करूंगा तो क्या आएगा, अपवर्तनांक आएगा। और ये संख्या जब छोटी होगी तो अपवर्तनांक क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो आपको सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, कम होगा इसका, क्योंकि इसको निर्वात से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1। तो सबसे कम क्या हो गया, 1 हो गया। और मैं इससे इसको भाग करूंगा, मान लो 121 से जब क्या भाग करूंगा, इसको इससे भाग करूंगा तो क्या आएगा, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है वो आ जाएगा, वो होता है 2.413। तो हीरे का अपवर्तनांक इतना होता है। यानी आपने यहाँ पे क्या देखा, क्योंकि अपवर्तनांक कम है तो चाल ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है तो चाल क्या है, कम है। इसके एक दूसरे के उल्टे हो गए, क्योंकि चाल से ही तो हमने अपवर्तनांक निकाला है। क्या निकाला है, अपवर्तनांक। तो आप देखो, जैसे निर्वात में कम, निर्वात से फिर वायु में चाल क्या हो जाती है, कम। ठीक है, वायु से फिर आप जल में जाते हो तो कम, और जल से आप कोई ठोस में कांच में जाते हो और कम, कांच से मान लो आप किस में जाते हो, हीरे में जाते हो तो और कम। यानी ये चाल क्या हो रही है, चाल कम होती जा रही है। चाल क्या होती जा रही है, कम। और चाल जैसे जैसे कम होती जाती है तो आपको पता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या हो जाता है, अपवर्तनांक क्या हो जाता है, ज़्यादा होता जाता है। अपवर्तनांक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरे का है, और सबसे कम किसका है, 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवर्तनांक जैसा भी है लिख लेना, बहुत देर हो गई लिखते लिखते यार। ठीक है, अपवर्तनांक कम तो आप कहोगे चाल ज़्यादा, चाल ज़्यादा। अपवर्तनांक ज़्यादा, चाल कम। ठीक है, चाल कम। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका, हीरे का है। ये बात भी लिख ली आपने, ये क्लियर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर है ये बात। कम से कम अपवर्तनांक कितना है तो आप कहोगे जी 1। कितना है, 1। कम अपवर्तनांक कितना, 1 है। और ज़्यादा अपवर्तनांक कितना है, 2.413 है। तो आप ये कह सकते हो क्या, आप ये कह सकते हो क्या भाई अपवर्तनांक 1 से 1 या 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा होता है। 1 या 1 से ज़्यादा होता है, 2 इससे कम ही कम होता है, इससे कम ही कम होता है ना। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी 1, क्योंकि निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल और निर्वात से ज़्यादा चाल हो ही नहीं सकती, तो 1 से उत्तर कम आ सकता है क्या, यानी नीचे वाली संख्या कभी कम हो सकती है क्या, सॉरी निर्वात से ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो 1 से उत्तर तो कम नहीं आ सकता। यहाँ पे निर्वात बटे निर्वात करें तो भी 1 आएगा, यानी 1 से ज़्यादा है और बाकी आप 1 है और 1 से ज़्यादा होगा। तो अपवर्तनांक का ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, भी अपवर्तनांक हो सकता है 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरी बात, अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है किसी माध्यम का तो उसमें चाल हमेशा कम होगी। ठीक है ना, चाल हमेशा कम होगी। और किसी का अपवर्तनांक कम है दूसरे माध्यम की तुलना में तो चाल उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है ना, क्या होगी, चाल। और ये चाल के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या, अपवर्तनांक। क्या करता है, अपवर्तनांक, क्योंकि निर्वात और माध्यम में चाल का जब अनुपात है। और एक बात तो याद रखना, अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती। क्या नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि ये 2 अनुपात का है, इकाई नहीं होती। ठीक है ना, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है, इकाई नहीं होती, क्लियर है, क्योंकि इकाई उसकी होती है। इसमें तो अनुपात दिया है ना, दोनों का अनुपात दिया है। कुछ भी लिखेंगे उसको काट देंगे, पर पीछे अंक ही बचना है ना, तो अंक सीधा अंक में दर्शाया जाता है, 1.1। तो जल का वायु का कितना, 1.00027 है। ठीक है, जल का कितना, 1.33333 है। बाकी आप भाग दे लेना। ठीक है ना। और बर्फ़ का 1.31 है, बर्फ़ का 1.31 है। और बता ही दिया मैंने, हीरे का 2.413 है। तो ये याद कर लेना।
बाकी याद कर लेना, आप किताबों में लिखा मिल जाएगा, निकाल भी सकते हो क्योंकि चाल दिखाई है मैंने। और थोड़ी मेहनत करना चाहते हो तो निर्वात की प्रकाश में चाल और बाकी जो चाल मैंने लिखाई है उससे भाग दे दे के देख लेना, अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, यही है बात याद करनी। क्या क्या ये बात याद करनी है आपको। ठीक है, ये बात भी आपको याद करनी है अपवर्तनांक के चक्कर में। ठीक है, कितना अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, देखो आप तो किस्मत वाले हो रे। ठीक, हमारे टाइम में तो इसे पढ़ाने वाले टीचर मिले ही नहीं हमें, क्योंकि उस टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। कंटेंट टीचर के पास भी बेचारे के पास कम होता था, उसको समझ में नहीं आता तो वो कहाँ से समझता। अब तो किसी टीचर के समझ में नहीं आता तो यूट्यूब का सहारा ले सकता है, गूगल बाबा का ले सकता है, यूट्यूब माता का ले सकता है, किताबों का ले सकता है, अनेक प्रकार की बुक्स आ गई, अनेक प्रकार के टीचर आ गए तो समझ सकता है, वो समझा भी सकता है आपको, है ना। ये हो गया आपका अपवर्तन। ठीक है ना, तो अपवर्तन के बारे में जो जो पढ़ना था हमने पढ़ा, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कर पाएँ। यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक मैंने बताया भी निर्वात और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तनांक एक से ज़्यादा हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वात से चाल किसी में ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो निर्वात की चाल के साथ माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो है उसे हम अपवर्तनांक ही बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या किसी वस्तु का अपवर्तनांक या पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में चाल और उस वस्तु में प्रकाश की चाल से हम भाग देंगे तो उसका अपवर्तनांक आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, आगे और पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ठीक है ना, और वर्ण विक्षेपण, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। टाइम लगेगा क्लासों में, लेकिन मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार आपको जॉब मिलती रहे जल्दी जल्दी।